लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने शायद जब कल चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको लीनियर का मीनिंग बताया था, ध्यान है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें चाहे डेरिवेटिव यस हो मैम, या चाहे डिग्री डिपेंडेंट 1। वेरिएबल हो, उनकी पावर 1 आती है। हाँ, डिग्री 1 होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होते। आपको y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहीं दिखाई नहीं देगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व भी कौन से वाले ऑर्डर की करनी है? फर्स्ट ऑर्डर की करनी है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व, ये और भी आसान काम है, बल्कि बहुत सिंपल सी चीज है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑब्वियसली फर्स्ट डिग्री। अगर किसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे एक टर्म सिर्फ dy बाई डी एक्स की, एक टर्म खाली y की, और इसमें ये p और ये q, ये p और q या तो कांस्टेंट्स होंगे और दे आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, या फिर ये सिर्फ x के फंक्शन होंगे। अगर हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला पाते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हम बोलेंगे कि हमारी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इन y। अब लीनियर इन y है तो पूरी इक्वेशन में आपको कहीं y स्क्वायर, y क्यूब, टेंजेंट y, सीकेंट y ये सब दिखाई नहीं देंगे, ये आएंगे ही नहीं इसमें। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये y में लीनियर है। y आपको दो ही जगह दिखेगा पूरी इक्वेशन में, एक तो dy dx में दिखेगा, एक अकेले सिंगल पावर के साथ दिखेगा, बाकी सब कुछ जो भी होगा वो सिर्फ x में होगा। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। आप इक्वेशन को कन्वर्ट, बल्कि ना जब हमारे पास इक्वेशन आती है ना सॉल्व, दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो अक्सर आता ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, तो सबसे पहला स्टेप हम हमेशा कहते हैं ऑब्जर्वेशन। पेपर में लिखा हुआ थोड़ी आएगा, आपको ये पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, कि वो होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है। आपको ढूंढना है, आपको छांटना है कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। तो वो छटनी वाला काम जो है ना वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो पावर्स को ही चेक कर लिया करो। अगर पावर्स एक जैसी दिखाई दे रही है, सेम सेम सेम, तब तो वो होमोजीनियस का क्वेश्चन है। अगर पावर्स में वेरिएशन है तो फिर वो होमोजीनियस तो पक्का नहीं है, वो वाली टाइप तो खत्म हो गई। बाकी बचती है दो टाइप, वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर। फिर देखो क्या इसके वेरिएबल अलग अलग हो रहे हैं। अगर x और y को सेपरेट किया जा सकता है, पूरा x एक तरफ पूरा y एक तरफ, तब वो आएगा वेरिएबल सेपरेबल में। लेकिन अगर x प्लस वाई आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया, तो आप चाहकर भी एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस को सेपरेट करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। मल्टीप्लाई आता है तो डिवाइड में ले जाकर अलग अलग हो जाते हैं। तो प्लस का साइन माइनस का साइन बीच में आ जाए ना एक्स और वाई के बीच में, तो मान लो कि वो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। तो अब तीसरी टाइप कौन सी बची है? एक ही बची बस आपके पास। और वो तीसरी टाइप कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर वो पक्का लीनियर वाली है। अब वो पक्का लीनियर वाली है तो उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लो पहले। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके साथ कुछ भी लगा हुआ है ना, तो उस लगी हुई क्वांटिटी से डिवाइड करके उसको 1 बनाओ। फिर उसके बाद देखो कि p फंक्शन क्या बनता है, q फंक्शन क्या बनता है। अच्छा, एक इक्वेशन और भी होती है लीनियर में ही, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर की ही एक टाइप और भी है। लीनियर की दूसरी टाइप है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। इसमें p और q फंक्शंस होते हैं y के। इसमें आपको x दो जगह अलग अलग दिखाई देगा, बाकी y के फंक्शन चलेंगे। ये है, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ये है लीनियर इन y जिसमें dy बाई dx बनेगा। ये है लीनियर इन x जिसमें dx बाई dy बनेगा। पर करंट सिलेबस में इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया तो ये वाले क्वेश्चंस हमें नहीं करने। मैं आपको मार्क करवा दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो लीनियर इन x के हैं, वो अपने को सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई जो चीज हटाई है ना, इसको हटाने ना हटाने का कोई वो है ही नहीं, क्योंकि इतना आसान सी चीज थी। एक बार जिसने लीनियर इन y को सॉल्व करना सीख लिया, वो लीनियर इन x भी कर ही लेगा। जैसे अभी आपने होमोजीनियस में किया, x बाय y आए या y बाय x आए, प्रोसीजर तो सेम ही था, कोई फर्क थोड़ी था उसमें। चलो, अब जब भी हमें ये इक्वेशन दे दी लीनियर इन y वाली,
तो वो इस टाइप में होगी। हमारा सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई। किसको आइडेंटिफाई करना है? P एंड Q। देखो P क्या है, Q क्या है। सेकेंड स्टेप होगा हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या नाम बोला मैंने? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ब्रीफ में IF लिख सकते हो। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX। इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर निकलता है। डेरिवेशन में आपको नहीं बता रही हूँ, डेरिवेशन हमें करनी भी नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक फैक्टर से जैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ा है ना 9th क्लास में, रेशनलाइज करने के लिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही इंटीग्रेट करने के लिए एक फैक्टर लगाना होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कैसे निकालते हैं? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX, ऐसे निकाला जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आप लिखोगे सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। सॉल्यूशन होता है y इंटू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स EPDX dx प्लस c। कैसा फॉर्मूला है बेटा ये? किससे मिलता जुलता है? बाय पार्ट मेथड से, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मिलती जुलती चीज है। यहाँ दो इंटीग्रेशन है इसलिए दो dx है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, इसको तो आप पहले ही कैलकुलेट कर लोगे। जब इसको आप पहले ही कैलकुलेट कर लोगे तो फिर हम इसके बार बार थोड़ी लिखेंगे। अगर मैं इसे ये लिख दूं y इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, तब भी तो बात एक ही है। नहीं, इसको तो आप पहले ही निकाल लोगे ना। ये पहले निकल गया, उसका तो सॉल्यूशन निकालना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सा काम करना है, उसके बाद एक इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे चैप्टर का, पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे आसान क्वेश्चन जो होता है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा? सिर्फ इतना दिया जाएगा, इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे राइट डाउन इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिर्फ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, और कुछ नहीं पूछेंगे। तो इंटीग्रेटिंग मैम फैक्टर पूछेंगे तो उतना निकालना है, वो 1 मार्क का है। हाँ बोलो। मैम थर्ड वाला स्टेप दोबारा बता दो। थर्ड वाला तो बेटा मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है खाली, अभी बताऊंगी मैं, ये एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड स्टेप है सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप और फॉर्मूले याद करते हो ना, ऐसे ही इस फॉर्मूले को याद करना है। सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c। इसीलिए तो ये निकाला था। इसी क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेफ्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट में मल्टीप्लाई करके एक इंटीग्रेशन और लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लिखा है अभी तो मैंने, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे। अब जब क्वेश्चंस करोगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो लेट अस कम टू क्वेश्चन। अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे ना तो आपके पास हो सकता है e log x आ जाए। एक तो मॉड नहीं लगाएंगे इसमें, हम मोड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर हम मानकर चलेंगे जब log x आ रहा है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये e और log, एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट होकर खाली x बच जाएगा। मान लो e की पावर 2 log x आ गया, तो आप क्या करोगे, e log x स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको 2 को पावर में ले जाओ। अब e log x स्क्वायर का e और log कट गया, आंसर बचा सिर्फ x स्क्वायर। e की पावर माइनस log x आ जाए तो क्या करोगे, e log x की पावर -1। ठीक है, e और log कैंसिल, आंसर बच गया x पावर -1 यानी 1/x। कभी भी आपके पास कुछ भी आएगा तो e log को तो इस तरीके से हम हटा देंगे। e की पावर में log 1 + x स्क्वायर आ गया, e और log हट जाएंगे और आपके पास बचेगा सिर्फ 1 + x स्क्वायर। ये 3-4 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चंस कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो यही देख लो कौन कौन से करने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को कैरी आउट करते हैं। अच्छा, जनरल पर्टिकुलर वाला स्टेप यहाँ भी वही है जो हमने अभी लिखा, वो कौन सा सॉल्यूशन था, +c लगाया ना,
प्लस सी का मतलब वो क्वेश्चन था जनरल। जनरल वाला। पर्टिकुलर का आएगा तो क्या करोगे? पर्टिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई की वैल्यू रख के सी निकाल लेना, पर्टिकुलर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो क्रॉस लगाओ। 9.6 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों को कट कर दो बेटा। 10, 11, 12 और एक लास्ट 19। 10, 11, 12 और 19 ये चारों क्वेश्चंस लीनियर इन एक्स के हैं। इन चारों को छोड़ दो तो अब कितने क्वेश्चन बच गए? 15। तो वो 15 अपने को करने हैं। सबसे पहले 18th क्वेश्चन ले रही हूं मैं, एमसीक्यू का है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है आपको। इक्वेशन दे दी x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। अब आप खुद देखो, इसकी पावर 2, इसकी 1, इसकी 1, तो ये होमोजीनियस तो ये बनता नहीं। x माइनस वाई आ गया तो सेपरेट भी नहीं होगा, तो कौन सी टाइप बच गई? लीनियर इन y बच गई, क्योंकि y तो आ रहा है और x स्क्वायर, x की स्क्वायर आ गई तो लीनियर इन x तो बनेगा ही नहीं, ये आ गया। अब इसको 1 बनाओ सबसे पहले, तो क्या आएगा? dy बाई dx माइनस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 2x। इस x से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ p कितना है? माइनस 1 बाय एक्स। q कितना है? 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e रेज टू द पावर p dx, यानी e की पावर माइनस 1 बाय एक्स dx क्या बना? e e रेज टू की द पावर पावर माइनस लॉग x। अभी क्या? हाँ, तो x की पावर माइनस 1, e और log कैंसिल, 1 बाय आंसर x। आ गया 1 बाय एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ जी 1 बाय एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। ठीक है। अब पिछली एक्सरसाइज में मैंने जनरल वाला क्वेश्चन लिया था, इसमें पर्टिकुलर वाला ले लूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा। ये चैप्टर आपको ये लग रहा होगा बहुत फास्ट पूरा हो गया, तो ये हर बार ही बहुत फास्ट पूरा हो जाता है बेटा, क्योंकि इसको तो बस एक प्रोसीजर बताने के बाद आगे प्रैक्टिस है। और आपसे जितने हो पाए एटलीस्ट ना 3-3 क्वेश्चन दोनों तरह के जरूर कर लेना, बाकी चैप्टर में कर लेना, दैट इज अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 14 ले रही हूं मैं। इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। और आगे क्या लिखा है? y इज 0 व्हेन x इज 1। ठीक है, अगर x 1 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। ये तो अपना लास्ट स्टेप रहेगा। पहले इसे देखो, होमोजीनियस नहीं है ना बेटा। अब आप कहोगे जब लीनियर की एक्सरसाइज का है तो लीनियर ही है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए। x की पावर 2 ये खाली 1, तो होमोजीनियस नहीं है। करोगे तो dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बताओ ठीक है इतना? dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। व्हाट इज p? p बन रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q क्या बन रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा। हाँ, p आ गया, q आ गया। अब आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर में 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैं सीधा लिख दूं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो सीधा? आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लोगे t, तो 2x dx क्या बनेगा? dt। तो ये बनेगा e की पावर dt बाई t, यानी e की पावर log t। अब e की पावर log t, t कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब e की पावर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्या बताया था अभी?
इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ई और लॉग कैंसिल, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये निकल गया अपना। अब अपने को क्या लेना है? अब अपने को लेना है इसका सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor integration of q integrating factor dx plus c, यही बनेगा। तो y into 1 plus x square इंटीग्रेशन q 1 upon 1 plus x square whole square into 1 plus x square dx plus c। Am I right? चले आगे, क्या बचता है बताओ? y into 1 plus x square। अब देखो 1 plus x square ऊपर और 1 plus x square का होल स्क्वायर नीचे, तो एक कट जाएगा, सिर्फ इतना बच गया dx upon 1 plus x square। तो y into 1 plus x square is equal to tangent inverse x plus c। बन गया ये। अब इसको पुट कर दो। क्या थी कंडीशन? कि अगर x है 1 तो y है 0। तो पुटिंग क्या पुट करना है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। RHS तो देखो 0 ही बन गया, y 0 रखते ही। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस c, तो आया 0 पाई बाय 4 प्लस c। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4। अब c की वैल्यू क्या बन गई इस हिसाब से? माइनस पाई बाय 4। c की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4, है ना? तो c की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4। अब उस c को माइनस पाई बाय 4 पुट कर दो, ये आ गया आपका आंसर। बस दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बेटा तो फिर तो लॉटरी लग जाती है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, हमेशा नंबर पूरे ही। और कभी अभी पीछे भी जो बोर्ड के पेपर चेक किए ना, इन क्वेश्चंस में तो खूब नंबर ले रखे थे बच्चों ने। जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनसे मैथ्स नहीं होता, उनको तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कराते हैं ताकि ये वाले मार्क्स तो बिल्कुल भी ना जाए। पूरे सिलेबस में 60 मार्क्स का सिलेबस तो ऐसा है जो फिक्स है बोर्ड में कि ये चीज तो आएगी ही आएगी। उस टाइप की प्रैक्टिस करके चले जाओ, 60 नंबर तो कहीं नहीं गए। हाँ, 80 आउट ऑफ 80 लेना है तो फिर मेहनत अच्छी वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो उलझाता है। हर बार 4 नंबर का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जो बिल्कुल नया होगा, आपको लगेगा ये तो पहली बार आया। तो वो 4 नंबर की या 5 नंबर के लिए ना एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज तो मैथ्स को में स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपकी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए सारी। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। 17th क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा। एक चीज और, आपने अगर एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा हो ना बेटा, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए इन्होंने एक टर्म और मेंशन की है। पढ़ा किसी ने? जनरल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव कर्व। क्या बोलेंगे इसको? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वर्ड पूछ लिया जाए तो प्रिमिटिव का मतलब जनरल सॉल्यूशन। और जो सब कुछ सॉल्व करके ये आंसर आता है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, इसको सॉल्यूशन कर्व कहा जाता है। सॉल्यूशन कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसी न किसी कर्व की इक्वेशन होता है। क्योंकि वो किसी न किसी कर्व की इक्वेशन होता है, इसीलिए उसको सॉल्यूशन कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालना यानी सॉल्यूशन कर्व को फाइंड आउट करना, और पर्टिकुलर निकालना मतलब एग्जैक्टली एक कर्व फाइंड आउट करना। तो ये फैमिली ऑफ कर्व और सिंगल कर्व वाला मामला है, जो मैंने शुरू में इंटीग्रेशन में बताया था ना सबसे पहले दिन, कि प्लस सी का मतलब तो होता है एक जैसे बहुत सारे कर्व जिनमें सिर्फ कांस्टेंट का वेरिएशन चलेगा। पर्टिकुलर वैल्यू देते हुए एक सिंगल कर्व बन जाता है, फिर वो फैमिली खत्म हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 02। एक कर्व की इक्वेशन बनाओ जो कौन से पॉइंट में से पास होता है? पॉइंट 0,2 में से पास होता है। गिवन दैट sum of coordinates of any point on the curve exceeds
the magnitude of slope of tangent to the curve at that point by 5. क्या दिया स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो. कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट से एक्सीड करेगा बाय 5 यूनिट्स. क्या चीज? गिवन दैट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. दोबारा से देखो, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम एक्सीड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट से एक्सीड करता है बाय 5 यूनिट. 5 यूनिट एक्सीड करता है, यानी कि +5. मतलब 0 2 में से पास होगा. किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स का सम टेंजेंट के स्लोप से 5 यूनिट ज्यादा है. किसी भी पॉइंट के, अब देखो, लेट द पॉइंट इज, पॉइंट क्या मानकर चलते हैं? जिस पर भी आपको टेंजेंट बनानी होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने क्या मान लिया? द पॉइंट इज x, y, जिस पर आप टेंजेंट बना रहे हो. तो ये जो पॉइंट x, y है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स का सम यानी है dy by dx. लिख सकते हो x इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 5. ऐसा लिख सकते हैं बेटा इसको. लेकिन एक कमी है अभी इसमें. क्या? ये y इधर नहीं, इधर होना चाहिए. तो अब इसको कैसे लिखोगे? dy by dx. y को ले आओ जरा आगे. हाँ, इस y को जब आप आगे लेकर आओगे तो आप इसको कैसे लिख दोगे? dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 5. और ये माइनस y का मतलब भी कितना हो गया बेटा? -1.y हो गया. अब बताओ, इट इज लीनियर इक्वेशन. p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x माइनस 5. ठीक है, ये बात लीनियर इन y बन रही है. p हो गया -1 और q हो गया इतना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर p dx, e रेज टू द पावर माइनस dx, यानी e रेज टू द पावर माइनस x. ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब निकाल लो सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है इसका? करो. सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन कह दो या सॉल्यूशन कर्व कह दो, वो बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी y इंटू e की पावर माइनस x माइनस 5 इंटू e की पावर माइनस x dx प्लस c. इतना आ गया. अब क्या करना है? अब इसे सॉल्व करो. यहां पर कौन सा मेथड लगेगा? बाय पार्ट मेथड लगा सकते हैं बेटा बस हम, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये अलजेब्राइक, ये एक्सपोनेंशियल. तो बाय पार्ट मेथड लगाओगे. x माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस x dx माइनस इसका डेरिवेटिव 1. सीधा भी लिख सकते हो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद. आगे वाले का डेरिवेटिव 1, पीछे वाले का इंटीग्रेशन आएगा e पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 dx प्लस c. मैंने सीधा लिख दिया. एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना बाय पार्ट में, तो पूरा स्टेप बार बार लिखकर दिखाना जरूरी नहीं है. पहले वाले का डेरिवेटिव आएगा वो 1 हो गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन आएगा वो e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 हो गया. अब इसे और सॉल्व, तो व्हाट विल यू गेट? ये बन रहा है y इंटू e पावर माइनस x माइनस 5 e पावर माइनस x अपॉन माइनस 1. ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन गए? प्लस फिर से e पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 प्लस c. ठीक है. अब ये बताओ क्या चलो y e की माइनस x e पावर माइनस e पावर माइनस x को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 5 प्लस 1. इज इट राइट?
देखो ये वाली क्वांटिटी मैंने कॉमन निकाल दी, माइनस ई पावर माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 प्लस 1 प्लस सी। अब x माइनस 5 प्लस 1 प्लस सी कितना बन गया, x माइनस 4 प्लस सी। अब कुछ भी स्टेप आगे लगाने से पहले एक चेंज करना बेटा, पहले c निकालना फिर कुछ और करना, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, देखते ही ये इससे कट रहा है, कट तो रहा है, आगे c भी तो है, जब तक c को नहीं हटाओगे तब तक काटना पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या यूज करना है, आपको ये यूज करना है कि कर्व पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा था कर्व, पहली लाइन में दिया था, कर्व पासेस थ्रू 0,2। इसका मतलब अगर x है 0 तो y कितना होगा 2। इफ x is 0 then y is 2। अब x को 0 रख के y को 2 रखोगे तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस सी। 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस सी आ गया ना बेटा। हाँ जी, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या बन गई, सी की वैल्यू आ गई 6। अब सी को 6 पुट कर दो, ये बन गया। अब बताओ कैंसलेशन कैसे करोगे, अब तो 6 आ गया, 6 नहीं होता तो कैंसिल करना थोड़ा आसान हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दो e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड। जब e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे ये y बनेगा, ये भी डिवाइड होकर खाली x माइनस 4 बनेगा, ये आ जाएगा 6 के नीचे e पावर माइनस एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा e पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो 6 इंटू ई पावर एक्स। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। और इसके साथ अब आपका सिलेबस एक बार तो हमारी तरफ से हो गया कंप्लीट।